नमस्कार साथियों। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पढ़ने का सिलसिला हमारा शुरू था। पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में आज़ादी के समय वो कौन कौन सी चुनौतियां थी, वो कौन कौन सी समस्याएं थी, जिन समस्याओं से हमारे देश को रूबरू होना पड़ा। और प्रथम जो चैप्टर था, हमारा पहला पार्ट था, उसमें हमने देखा कि राष्ट्र निर्माण की इन चुनौतियों में एकता और अखंडता की चुनौती कितनी बड़ी चुनौती थी। और उसी पहले चैप्टर के शुरू में हमने बात की थी कि आज़ादी के समय भारत के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी, जिनमें पहली चुनौती एकता अखंडता की चुनौती, दूसरी चुनौती लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती और तीसरी चुनौती विकास की एक चुनौती के रूप में हमने देखा था। और पहले चैप्टर में हमने देखा विभिन्न वीडियो के माध्यम से कि एकता और अखंडता की चुनौती कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। अब हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि भारत के सामने लोकतंत्र को स्थापित करने की कितनी बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को हम देखते हैं दूसरे चैप्टर के रूप में, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर। दल का मतलब एक राजनीतिक दल है। एक दल के प्रभुत्व का दौर यानी एक राजनीतिक दल का दबदबा या एक राजनीतिक दल का प्रभुत्व किस प्रकार भारत के लोकतंत्र में स्थापित हुआ, और वो लोकतंत्र में प्रभुत्व का जो दौर था, वो प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी, इस चैप्टर में हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि पिछले क्लास में यानी कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसी भारत के संविधान में भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया। और उस लोकतांत्रिक देश में हमने लोकतंत्र के साथ साथ एक बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया। यानी लोकतंत्र को हमने अपनाया, लेकिन लोकतंत्र का बहुदलीय स्वरूप हमने अपनाया। यानी लोकतंत्र और जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को हमने एक बहुदलीय यानी मल्टी, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हमने लोकतंत्र को अपनाया। यानी बहुदलीय लोकतंत्र, बहुदलीय लोकतंत्र को हमने अपनाया। क्या था ये बहुदलीय लोकतंत्र? लोकतंत्र को हम जैसे जानते हैं, अब्राहम लिंकन ने जो गेट्सबर्ग भाषण दिया था, उस भाषण के माध्यम से लोकतंत्र का अर्थ जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन बताया गया था। यानी लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता की अपेक्षाओं के अनुसार और जनता की इच्छाओं के अनुसार शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। तो इस जनता की इच्छाओं के अनुसार जो शासन व्यवस्था अपनाई गई थी, उसमें मल्टी पॉलिटिकल पार्टी या बहुदलीय लोकतंत्र को हमने अपनाया। बहुदलीय लोकतंत्र से आशय है कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों के माध्यम से, बहुत सारे राजनीतिक लोकतंत्र के माध्यम से, बहुत सारे राजनीतिक दलों के माध्यम से लोकतंत्र की भागीदारी अपनाई जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत में कई राजनीतिक दल हैं। उन राजनीतिक दलों में सत्ता के लिए एक मतों की होड़ होती है, और जिस दल को जनता का बहुमत मिलता है, वह दल निश्चित समय के लिए देश की शासन व्यवस्था को संभालता है। हम ये भी जानते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान बनाया तो उस संविधान में ही एक लोकतंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया गया। और हम ये भी जानते हैं, जो भारत में चुनावों की जो भागीदारी अपनाई गई है, क्योंकि लोकतंत्र तभी सफल है जब लोकतंत्र में एक निश्चित कोटे के साथ जनता अपना मत किसी राजनीतिक दल को देती है। और इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि लोकतंत्र में
चुनाव करवाना आवश्यक है, वो भी एक निश्चित समय पर। चुनाव यानी चुनावों के माध्यम से ही हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उससे पहले यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। यानी हमारे देश के शासन निर्माताओं द्वारा, देश के संविधान निर्माताओं द्वारा देश के संविधान को पूर्ण रूप से बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन हमने इसको 26 जनवरी 1950 को 1950 को लागू किया देश में। और देश का संविधान देश में लागू करने से पहले ही हमने अपने देश में चुनावों की तैयारी कर दी थी, क्योंकि हमारे संविधान द्वारा हमारे देश में एक बहुदलीय लोकतंत्र को स्थापित करने की बात की गई थी। और इस चुनाव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था वो हमने गठित करने की बात की, उसको कहते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या था? ये चुनाव आयोग क्या काम था चुनाव आयोग का? आइए हम जानते हैं। चुनाव आयोग, जैसा कि मैंने बताया कि लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनाव करवाना आवश्यक है, क्योंकि चुनावों के माध्यम से ही जनता की इच्छाओं को जाना जाता है और जनता की इच्छाओं से ही सरकार चलाई जाती है। तो इन जनता की इच्छाओं के माध्यम से जो सरकार का निर्माण किया जाता है, उसका प्रमुख कार्य यानी उन चुनावों को संपन्न कराने के लिए हमारे यहाँ संविधान द्वारा एक संवैधानिक संस्था स्थापित की गई, जिसको कहते हैं चुनाव आयोग। हमारे संविधान में यानी जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया, उस संविधान के माध्यम से ही हमारे संविधान के भाग 15 में जिसमें अनुच्छेद 324 के माध्यम से एक चुनाव आयोग का गठन किया गया। ये चुनाव आयोग निश्चित समय पर देश में चुनावों का आयोजन करेगा और उन चुनावों के माध्यम से ही जनता की इच्छाओं के अनुसार हम अपने लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। तो ये जो चुनाव आयोग गठित किया गया, ये चुनाव आयोग यानी जो संविधान लागू किया गया उससे एक दिन पहले ही यानी 25 जनवरी 1950 को इस संविधान द्वारा चुनाव आयोग का गठन किया गया। मैंने पहले भी बताया चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य क्या होगा? देश के अंदर चुनावों को संपन्न कराना। और 25 जनवरी 1950 को जब ये चुनाव आयोग गठित किया गया, जब चुनाव आयोग स्थापित किया गया, तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इस 25 जनवरी 1950 को जब चुनाव आयोग बनाया गया, तो इस चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने थे वो बने थे सुकुमार सेन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था, और सुकुमार सेन को जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, उनका प्रमुख कार्य था देश के अंदर प्रथम बार चुनावों को संपन्न कराना। देश के अंदर प्रथम बार चुनावों को संपन्न कराना। चुनाव आयोग बनने के बाद ये लगा कि अब देश में पहली बार जल्द से जल्द चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश था और भारत ने अपने लोकतंत्र के माध्यम से ये स्थापित करने की कोशिश की कि भारत में लोकतंत्र एक पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए। हम ये भी जानते हैं कि भारत ने लोकतंत्र को स्थापित करने का जो एक सपना देखा था, वो सपना उस दौर में देखा था जब यूरोप के विकसित देश भी
अपने यहाँ लोकतंत्र स्थापित करने से कतरा रहे थे। यानी यूरोप के कई देशों में भी लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं था। यानी कहीं किसी विशेष वर्ग को वोट देने का अधिकार नहीं था, कहीं महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन भारत ने अपने साथ स्वतंत्र देशों के विपरीत एक ऐसा फैसला लिया कि भारत में हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे। भारत के साथ जितने भी देश और आज़ाद हुए, उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने का साहस नहीं किया। उसका कारण ये था कि कहीं देश की एकता और अखंडता विभाजित न हो जाए। लेकिन भारत ने लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता की बात की। क्यों? इसलिए बात की कि भारत के राज निर्माताओं द्वारा भारत में जितने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी बड़े नेता थे, उनकी गहरी आस्था आज़ादी के आंदोलन के साथ ही लोकतंत्र में थी। वो चाहते थे कि जिस प्रकार आज़ादी के आंदोलन में प्रत्येक जनता ने जन जन ने भागीदारी निभाई, उसी प्रकार हम आज़ादी के बाद भी भारत की शासन व्यवस्था में जन जन की भागीदारी को सुनिश्चित करें। और इस भागीदारी को सुनिश्चित करने का अवसर तब आया जब आज़ादी के बाद भारत में प्रथम आम चुनाव करवाने की बात की गई। और इसी संविधान द्वारा भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया। पहली बार क्या किया गया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आइए देखते हैं। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहा जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जब एक निश्चित आयु पूर्ण करने के बाद देश का प्रत्येक नागरिक मत देने का अधिकार रखता है, तो उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और हम जानते हैं कि आज़ादी के समय भारत के प्रत्येक उस नागरिक को मत देने का अधिकार था जिसकी आयु यानी जिसकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। वर्तमान समय में ये 18 है, लेकिन उस समय 21 वर्ष मतदान की आयु थी। और 21 वर्ष आयु पूर्ण करने वाला भारत का प्रत्येक नागरिक 1950 के बाद मताधिकार प्राप्त व्यक्ति था। और इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर देश में प्रथम आम चुनाव संपन्न कराने थे। अब हम देखते हैं कि जो प्रथम आम चुनाव हुए वो किस प्रकार संपन्न किए गए। प्रथम आम चुनाव यानी देश में प्रथम बार चुनाव करवाने थे। चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग पर थी, जिसके प्रमुख सुकुमार सेन थे। उस समय सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जैसा कि हम ये भी जानते हैं, वर्तमान में सुनील अरोड़ा हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमीशन हैं, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में सुनील अरोड़ा हैं। और प्रथम आम चुनाव जब करवाने थे, तो जैसे देश का संविधान लागू किया गया, देश में ये कयास लगाए गए कि अब जल्द से जल्द भारत में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। लेकिन चुनाव संपन्न कराने में बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है कि जनता का शिक्षित होना। और जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। 17 करोड़ 60 लाख लगभग थे, तो हम 17 करोड़ मानते हैं। उस समय 17 करोड़ मतदाता थे। इन 17 करोड़ मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी, इन 17 करोड़ मतदाताओं में लगभग 85% लोग अशिक्षित थे, यानी साक्षर नहीं थे। और मात्र 15% लोग ही साक्षर थे। और जो साक्षर भी थे, वो केवल नाम लिखने तक ही अधिकांश सीमित थे। तो क्या ये 85% अशिक्षित जनता
भारत के लोकतंत्र को सफल बना पाएगी? ये भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। ये भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। जब चुनाव आयोग ने प्रथम मतदान से पहले चुनाव करवाने के लिए एक मतदाता सूची बनाई, क्योंकि मतदाता सूची के माध्यम से ही देश में चुनाव करवाने थे, और देश में उस समय चुनाव लोकसभा के साथ साथ संपूर्ण देश की विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ होने थे। यानी उस समय अगर हम लोकसभा की बात करें, यानी सांसदों की बात करें, अपनी केंद्रीय विधायिका की बात करें, क्योंकि भारत संविधान द्वारा एक संघात्मक देश बन गया था, जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी एक संवैधानिक दर्जा था, और राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी एक साथ चुनाव होने थे। लोकसभा में 489 यानी 489 लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होना था, और पूरे देश के विधायकों को अगर मिला दें तो लगभग 3200 विधायकों का, यानी 3200 विधायकों का चुनाव एक साथ होना था। और ये चुनाव सब प्रथम चुनाव के माध्यम से भारत के निर्वाचन आयोग को संपन्न करवाने थे। जब प्रथम लिस्ट बनी इन 17 करोड़ मतदाताओं की, जब पहली लिस्ट बनी तो उस समय भारत अनेक परंपराओं से घिरा हुआ था। भारत की महिलाएं अपना नाम लेने में ही संकोच करती थी, और अधिकांश महिलाओं के नाम मतदाता सूची में अला की बेटी, फला की बीवी, इस प्रकार से चुनाव मतदाता सूची बनाई गई। कई लाख सरकारी कर्मचारियों की मदद से पहली बार मतदाता जब सूची बनाई गई, और जब ये मतदाता सूची चुनाव आयोग के पास गई, यानी भारत के सुकुमार सेन की अधीक्षण में पहुंची, तो चुनाव आयोग ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का, भारत के प्रत्येक मतदाता का नाम स्पष्ट रूप से मतदाता सूची में होना चाहिए। और उस मतदाता सूची को फिर से रिव्यू किया गया, यानी उसको फिर से संशोधित किया गया। इसमें फिर से और टाइम लग गया, जब हम सोच रहे थे लगभग 1950-51 में भारत के प्रथम चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लेकिन प्रथम चुनाव संपन्न नहीं हो पाए। आखिरकार चुनाव आयोग द्वारा वो मतदाता सूची लगातार संशोधित की गई, और 1951 के अंतिम आते आते, यानी 1951 के अक्टूबर आते आते भारत में प्रथम आम चुनाव शुरू किए गए। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रथम आम चुनाव शुरू किए गए और कैसे ये प्रथम आम चुनाव संपन्न किए गए। आइए हम देखते हैं। प्रथम तीन चुनावों में जो प्रभुत्व है उसको भी हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम आम चुनाव, या इसको हम फर्स्ट जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि लोकसभा के साथ साथ संपूर्ण विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने थे। 489 मेंबर जो हमारी संसद है उसके चुने जाने थे, और लगभग 3200 विधायक पूरे देश की विधानसभाओं के एक साथ चुनाव संपन्न होने थे। इस प्रथम आम चुनाव का जो शुरुआत की गई वो 1951 में 1951 के अक्टूबर में शुरू की गई। पहली बार देश में चुनाव हो रहा था। देश में 15% लोग ही साक्षर थे। अनेक देशों के पर्यवेक्षक भारत में पहुंचे थे, और अनेक विदेशी पत्रकार भी भारत में पहुंचे थे। एक हिंदुस्तानी संपादक ने कहा कि इस बार हम इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। जुआ क्या था? मात्र 15% लोग ही शिक्षित थे, और भारत एक लोकतंत्र के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर रहा था। एक ऑर्गेनाइजर पत्रिका, इस ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने एक अनोखी बात लिखी और कहा, क्योंकि उस समय भारत के सर्वमान्य नेता
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और इस ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने जवाहरलाल नेहरू के लिए लिखा कि नेहरू अपने जीते जी जब इस लोकतंत्र की असफलता को देखेंगे और पछताएंगे कि हमने कितनी बड़ी भूल की। क्यों? क्योंकि मात्र 15% लोग ही शिक्षित थे। इन 15% शिक्षित लोगों के साथ हम देश में चुनाव करवाने जा रहे थे। लेकिन इसी ऑर्गेनाइजर पत्रिका के बाद एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट ने यह कहा कि जब इतिहास इस चुनाव को देखेगा और हंसेगा कि हिंदुस्तान के अनपढ़ लोग एक बेहुदी नौटंकी को अंजाम दे रहे हैं। इस प्रकार अनेक पत्रकारों ने अपने अपने हिसाब से, अनेक पत्रिकाओं ने अपने अपने हिसाब से देश के लोकतंत्र को देखने का प्रयास किया। आखिरकार वो समय आ ही गया। अक्टूबर 1951 से भारत में चुनाव संपन्न शुरू किए गए और ये प्रथम चुनाव लगभग 6 महीने तक चलते रहे, 6 महीने तक। और 6 महीने बाद 1952 में फरवरी में जाकर भारत के प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए। और इन 6 महीनों में ये मान के चलिए 68 चरणों में लगभग ये चुनाव करवाए गए, 68 फेज। वर्तमान अगर चुनाव को देखें तो 6 या 7 चरणों में चुनाव संपन्न किया जाता है, क्योंकि पहली बार चुनाव हो रहा था, पहली बार तमाम प्रकार के हमने संसाधन जुटाने थे। इस प्रकार 1951 से और 1952 तक ये चुनाव संपन्न कराए गए। लेकिन प्रथम आम चुनाव हम 1952 ही कहते हैं कि प्रथम आम चुनाव भारत में 1952 में संपन्न कराए गए। तो इन प्रथम आम चुनावों में जब चुनाव का परिणाम आया तो जब ये परिणाम देखा गया तो इस परिणाम में जो आशा की जा रही थी, जो पूरी उम्मीद की जा रही थी, उम्मीद के मुताबिक ही परिणाम आया। क्योंकि जो ये 6 महीने तक चुनाव करवाए गए, प्रत्येक सीट पर लगभग औसतन 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। लोकसभा के 489 और समस्त विधानसभाओं के 3200 विधायकों का चुनाव एक साथ करवाया गया। जब परिणाम आया तो लोकसभा में 489 जो मेंबर थे, उनमें से जो कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो सीट मिली वो मिली 364, यानी 364 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रथम चुनावों में विजय हासिल हुई। और न केवल लोकसभा में बल्कि सभी राज्यों में कांग्रेस की पार्टी जीत गई। 1-2 राज्यों में, ये जैसे त्रावणकोर कोचीन यानी जो केरल है या मद्रास है, इन 1-2 राज्यों में पहले तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसके बाद प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ समस्त विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया। परिणाम का जो मूल्यांकन किया गया, सबसे बड़ी बात यह हुई कि जितने भी सदस्य चुनाव हारे, उन सभी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम जो आया, इसमें किसी प्रकार की भी कोई धांधली नहीं हुई। यानी जो चुनाव परिणाम आया, उन चुनाव के परिणामों में असफल रहने वाले उम्मीदवार ने भी ये कहा कि चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न किए गए, यानी उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। और जैसे ही उन्होंने अपनी हार स्वीकार की, ऐसे ही भारत में लोकतंत्र का जो पहला पौधा लगाया जा रहा था, वो पौधा एक सुदृढ़ रूप में आगे बढ़ने को तैयार हो गया। और जितने भी पत्रकारों ने, जितने भी पत्रिकाओं ने भारतीय लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की गई, उनको एक मुंहतोड़ जवाब मिला और भारत का लोकतंत्र एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। 1952 के बाद यानी 1952 के बाद 1957 में फिर चुनाव करवाए गए, यानी दूसरा, ये पहला आम चुनाव था, दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। इस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से
371 सीटों पर विजय हासिल हुई, यानी 494। इस समय 5 सीटें बढ़ गई थी। 494 में से 371 सीटें जीतकर 1957 के द्वितीय आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को फिर से भारी बहुमत मिला। और तीसरा आम चुनाव जो 1962 में संपन्न किया गया, इस तीसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को 361 आउट ऑफ 494, यानी 494 में से फिर से एक बार, तीसरी बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को फिर से बहुमत मिला। यानी इन तीनों चुनावों में ही जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़ रहे थे, उन तीनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। और कांग्रेस पार्टी को भारी जो बहुमत मिला, इस बहुमत के कारण ही हम इस चैप्टर को, इस पाठ को एक दल के प्रभुत्व के दौर के रूप में देख रहे हैं। यानी प्रभुत्व का मतलब है इन तीनों चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जिसको सामान्य बोलचाल में हम कांग्रेस कहते हैं, इस कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व रहा, इस कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा रहा। इसलिए हम इस लोकतंत्र की चुनौती के चैप्टर को एक दल के प्रभुत्व के दौर के रूप में पढ़ रहे हैं। अब हम अंतिम रूप से ये देखते हैं कि क्या कारण थे, वे कौन से कारण थे जिनके कारण कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। वो कौन से कारण थे जिनके कारण प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। यानी प्रभुत्व के कारण कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व क्यों रहा, उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। पहला कारण अगर हम देखें तो पहला कारण हम यही देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक विरासत के रूप में थी। यानी आज़ादी का आंदोलन जो था वो मुख्य रूप से इस कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था, और आज़ादी के बाद एक देश की विरासत कांग्रेस पार्टी के हाथ में आ गई थी। इसी विरासत के कारण कांग्रेस प्रथम 3 चुनावों में एक प्रभुत्व के रूप में आगे बढ़ी। अगर हम दूसरा कारण देखें तो दूसरा कारण ये था कि उस समय कांग्रेस पार्टी का ही संगठन, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन था वो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का ही संगठन गांव-गांव तक था, और गांव-गांव तक संगठन होने के कारण ये कांग्रेस पार्टी पहले 3 चुनावों में प्रभुत्व के साथ आगे बढ़ी। और तीसरा जो प्रमुख कारण था उसको हम देखते हैं, ये था नेहरू का नेतृत्व। यानी जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के एक सर्वमान्य नेता थे। आज़ादी के आंदोलन से पहले भी जो 1937 या 46 के चुनाव भारत में करवाए गए थे, उन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी नेहरू के कुशल नेतृत्व में ही आगे बढ़ी थी। और नेहरू को लोकतंत्र और चुनाव का एक अच्छा अनुभव होने के कारण नेहरू की एक जो सफल रणनीति चुनाव में थी, उस सफल रणनीति के माध्यम से कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व के साथ आगे बढ़ी। और इसी नेहरू के सफल जो नेतृत्व के साथ था, इसी को देखते हुए ही जो जनता नेहरू को अपना एक सर्वमान्य नेता समझती थी, इसी को देखते हुए जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, वो मानते थे कि जो जनता में लोकतंत्र में जो नायक पूजा होती है, यानी नेता को ही सर्वमान्य माना जाता है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को पतन की ओर ले जाता है। ये भीमराव अंबेडकर जी का सोचना था, उनका मानना था। तो इन 3 मुख्य कारणों से ही कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम कुछ और देखेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आज के वीडियो के माध्यम से 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फेसबुक, व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से उन क्वेश्चनों का जवाब देंगे। वो 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था कि प्रथम आम चुनाव में किस दल को दूसरे नंबर की सीटें प्राप्त हुई। यानी पहले नंबर में 1952 में 364 सीटें
कांग्रेस पार्टी को मिली। कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा दल रहा और कितनी सीटें मिली? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने बताया सुकुमार सेन थे। भारत में एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप देने का प्रयास करेंगे। इनका जवाब अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।